हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। तो इस वीक फिन शॉर्ट्स में हम बात करने वाले हैं एल आई सी का आईपीओ भी चल रहा है एंड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुआ है मार्केट में एल के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ एल आई सी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये एक ऐसी कंपनी है जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बेचती है। अपने क्लाइंट से ये प्रीमियम कलेक्ट करती है इन इंश्योरेंस का एंड उसके बदले में फ्यूचर में कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स का वादा करती है। ये जो भी प्रीमियम से पैसे कलेक्ट करती है एल उनको स्टॉक्स में, स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड्स में और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करती है। ये जो इतना सारा प्रीमियम्स कलेक्ट होती है और दिन ब दिन जो इनके क्लाइंट्स बढ़ते जाते हैं, उनका रीज़न है इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एजेंट बेस। एल के आज के डेट पर 1.35 मिलियन एजेंट्स ऑल इंडिया में प्रेजेंट हैं और ये लोग दिन रात मेहनत करके बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स को इकट्ठे कर रहे हैं। एल कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एल इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी और इस दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इंश्योरर है। इंडिया में हर 4 में से 3 इंश्योरेंस जो है वह एल के द्वारा ही बिकता है। आज की डेट पे एल का जो टोटल एसेट्स जो ये मैनेज कर रहे हैं वो है 39 लाख करोड़। बहुत ज़्यादा बड़ा सम है और ये जो पैसे मैनेज करते हैं वो ओवरऑल जितने भी म्यूचुअल फंड है उनका जितना भी एसेट होगा ना, उससे कहीं ज़्यादा एसेट ये अकेली एल की कंपनी मैनेज करती है। और एल कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड हैं उनमें से 4% ऑफ द स्टॉक्स सिर्फ एल ने ही खरीद के रखे हुए हैं और आज के टाइम पे वो 4 लाख करोड़ के अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लेकर बैठा हुआ है। इवन जो ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स होल्ड करते हैं एल कंपनी, वो RBI जितना होल्ड करता है उससे भी कहीं ज़्यादा होल्ड करती है। और एक UBS की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में जितने भी हाउस होल्ड है उसमें से जो 10% मनी जो निकलता है सेविंग मनी, वो सिर्फ एल में ही जाता है। एल के पास इतना ज़्यादा पैसे इकट्ठे होते हैं कि जो SBI में भी इकट्ठे नहीं होते हैं। SBI एक बैंक है, उसके बावजूद एल के पास जो पैसे आते हैं वो SBI से भी ज़्यादा है। हमको इस बात से अंदाज़ा लग सकता है कि एल कितनी बड़ी कंपनी है और इसकी कितनी बड़ी स्टोरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ एल। देखिए, कोई भी जो इन्वेस्टर होता है उसको पास्ट ग्लोरी को देखकर तो हाँ खुश होता है, बट एक्चुअली वो पैसे इन्वेस्ट करता है ताकि फ्यूचर में उसको रिटर्न अच्छे मिल सकें। तो चलिए जानते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ एल। हाँ, एल इतनी बड़ी कंपनी तो है लेकिन पिछले कुछ समय में कुछ ना कुछ गैप्स एंड क्रैक्स हमको एल में देखने को मिले हैं। कहने कि एल का जो मार्केट होराइज़न है वो थोड़ा ना थोड़ा कम हुआ है। हाँ, अगर गांव की बात करें, रूरल सेक्टर में आज भी एल का पूरा दबदबा है, लेकिन अगर अर्बन सेक्टर की बात करें, शहरों की बात करें, तो कहीं ना कहीं इसके मार्केट शेयर में थोड़ा सा कमी आई है बाकी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के आने के साथ साथ। एल इसका रीज़न ये भी दे सकती है कि पिछले कुछ टाइम से 2 साल से कोविड था, जिसकी वजह से इनके जो एजेंट्स हैं वो बाहर जा ही नहीं पाए हैं, घर से बाहर नहीं निकल पाए हैं, जिसकी वजह से वो नए क्लाइंट्स नहीं बना पाए। ये एक रीज़न हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें दूसरे रीजंस, तो म्यूचुअल फंड के आने के साथ साथ जैसे जैसे इंटरनेट तेज़ी से बढ़ा है, म्यूचुअल फंड्स की कंपनीज बहुत सारी तेज़ी से ग्रो हुई है। साथ ही साथ जो प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर्स हैं वो भी तेज़ी से इमर्ज हुए हैं और इसका डिक्लाइन कहीं ना कहीं अर्बन सेक्टर्स में ज़रूर देखने को मिलता है। और साथ में ये भी रीज़न है कि एल जो अपने इंश्योरेंस और इसकी जो पॉलिसीज़ है वो उतना ज़्यादा लुभावनी नहीं रह गई है आज के टाइम पर, अगर बाकियों से कंपेयर करें तो। इस बात को थोड़ा डीप में समझते हैं कि इसके क्या रीज़न्स हैं। जब हम इंश्योरेंस के बारे में सोचते हैं तो हम क्या चीज़ हमारे दिमाग में आती है? ये दिमाग में आती है कि ये हमको एक ऐसा प्रोटेक्शन प्लान प्रोवाइड करेगी जिससे कि अगर हम फ्यूचर में कभी हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं या फिर हमारी डेथ हो जाती है तो हमारा जो भी खर्चा है वो सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी उठाए और हमको कुछ भी उठाने की ना ज़रूरत पड़े। ना तो इससे कुछ ज़्यादा और ना इससे कम, हम इससे कुछ भी अलग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन एक्चुअल में एल ऐसे प्रोडक्ट बेचती ही नहीं है अपने क्लाइंट्स को। एल एक ऐसा प्रोडक्ट बेचती है जो कि पार्ट इंश्योरेंस एंड पार्ट इन्वेस्टमेंट वाला प्रोडक्ट होता है। हम सब के घर में ऑब्वियसली एक ना एक एल की पॉलिसीज़ होगी, तो हमको ये बात पता होगा, हमने अपने मम्मी पापा से हमेशा सुना होगा कि एल में हम जो भी पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं ना, हमको जब उसका सुपर एन्युएशन हो जाएगा या फिर मतलब जब भी उसका पॉलिसी का जो टेन्योर है वो कंप्लीट हो जाएगा तो हमको कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे। लेकिन एक्चुअल में इंश्योरेंस तो ऐसा नहीं होता है ना। तो यही वो चीज़ है कि पार्ट इन्वेस्टमेंट एंड पार्ट इंश्योरेंस, ये प्रोडक्ट की स्कीम्स को एल बेचती है। तो उसमें होता ये है, जो भी हम अपना प्रीमियम्स हर महीने देते हैं, राइट, पॉलिसीज़ के जो भी प्रीमियम्स देते हैं तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है एल के द्वारा। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो हमारे इंश्योरेंस पार्ट में रखती है कि फ्यूचर में हमको जब भी हमारा डेथ कवर के रूप में उस पैसों को दे देती है। एंड जो अदर हाफ हो जाता है ना, उसको वो स्टॉक मार्केट या अदर इन्वेस्टमेंट एज ए इन्वेस्टमेंट यूज़ करती है और बाकी जगह रिटर्न्स के लिए
निवेश करती है। तो इस प्रकार से ये पार्ट इंश्योरेंस एंड पार्ट इन्वेस्टमेंट वाला प्रोडक्ट्स को बेचती है। और यही सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि जिसकी वजह से LIC के जो इंश्योरेंस होते हैं वो इतने तेज़ी से और इतने ज़्यादा लुभावने लगते हैं लोगों को। क्यों? क्योंकि एक साइड तो वो ये भी दावा करती है कि डेथ कवर हमको मिल जाएगा, एंड दूसरी साइड ये भी है कि हम जो भी पैसे अभी दे रहे हैं इंश्योरेंस के रूप में, कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ पैसे तो वापस मिलने ही रहे हैं। इस बात का भरोसा दिलाती है LIC। इसकी वजह से इसका बहुत ज़्यादा प्रचार करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। सिर्फ एक सेंटेंस ही काफ़ी है कि हमको जो भी इंश्योरेंस हम देंगे एक फिक्स्ड अमाउंट हमको एट लास्ट मिलने ही वाला है। अब ये जो पॉइंट है वो एज एन कस्टमर है ना, कस्टमर के रूप में अगर मैं देखूँ तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मेरे को इंश्योरेंस भी मिल रहा है, दूसरे साइड से ये इन्वेस्टमेंट का रूप भी है कि मेरे को पैसे भी मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं एक इन्वेस्टर के रूप से इसको देखूँ तो ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो भी पैसे पॉलिसीज़ के रूप में अपने पास आ रहे हैं कंपनी के पास में, उसमें से 50% मनी तो कंपनी वापस अपने कस्टमर्स को दे रही है इन द फॉर्म ऑफ, जब भी उनका कंप्लीट हो जाता है, उनकी पॉलिसी का टेन्योर कंप्लीट हो जाता है, वापस कर देती है। इससे क्या होता है, इससे जो मार्जिन बचता है कंपनी के पास वो काफ़ी कम बच जाता है। एंड सार दल जैसे जैसे ईयर ऑन ईयर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे कस्टमर्स इसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड उनका जो पॉलिसीज़ का टेन्योर है वो कंप्लीट होता जा रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे पैसे इनको हर साल अपने कस्टमर्स को देने पड़ रहे हैं, जो भी उनका एनुएशन उनका टेन्योर कंप्लीट हो रहा है उसकी वजह से। इसकी वजह से जो प्रॉफिट दिखने वाला है आने वाले सालों में वो उतना ज़्यादा नहीं दिखने वाला, क्योंकि इनकमिंग तो हो गई, पॉलिसी से पैसे तो आएंगे, बट इनका जो कैश आउटफ्लोज है कस्टमर के लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ LIC। ठीक है, वैल्यूएशन के बारे में तो अपनी एक्सपर्टीज़ है नहीं, इसलिए जनरली बात नहीं करते हैं, बट LIC के केस में अपने को बात करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यूएशन बाकी कंपनी से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका बिजनेस मॉडल ही डिफरेंट है। देखिए, जितने भी प्रीमियम्स के थ्रू जो पैसे मिलते हैं कंपनी को LIC को, हम उसके डायरेक्ट उसको एक रेवेन्यू मानकर उस कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यू हम नहीं डिफाइन कर सकते। ये ऐसे काम नहीं करती ये इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री में एक डिफरेंट टर्म यूज़ होता है जिसका नाम होता है एम्बेडेड वैल्यू। एम्बेडेड वैल्यू एक ऐसा फिगर होता है जो प्रेजेंट वैल्यू को डिफाइन करता है किसी भी कंपनी के, किसके बेसिस पे, जितने भी पॉलिसीज़ के थ्रू जो प्रीमियम आने वाले हैं फ्यूचर में, उन सबको कैलकुलेट करके वो करंट प्रेजेंट वैल्यू को शो करता है एम्बेडेड वैल्यू। और ये एम्बेडेड वैल्यू कहीं ना कहीं एक बॉल पार्क नंबर देता है जिसके हिसाब से हम उस पर्टिकुलर कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी का वैल्यूएशन कर सकते हैं, करंट वैल्यूएशन। तो फिर जो लास्ट एम्बेडेड वैल्यू रिकॉर्ड हुई है LIC की वो हुई है 30 सितंबर 2021 के दिन, एंड उसके हिसाब से जो करंट मार्केट वर्थ हो रहा है LIC का वो है 5.4 लाख करोड़ रुपीज़। एंड ये तो सिर्फ पॉलिसीज़ के हिसाब से, बट फ्यूचर में और भी ज़्यादा पॉलिसीज़ गैदर करने वाली है और उससे ज़्यादा और मनी कलेक्ट करने वाली है LIC। उसके हिसाब से अगर देखें तो इसका जो है वो 5.4 लाख करोड़ से और ज़्यादा होना चाहिए। अब कितना ज़्यादा होना चाहिए इसका वर्थ जो जनरली इन लोगों ने कैलकुलेट किया है वो है 13 से 14 लाख रुपीज़। 13 से 14 लाख करोड़, इतना बड़ा इसका वर्थ कैलकुलेट किया जा रहा है। एंड जब सरकार ने बोला कि 5% इसको डाइल्यूट करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में, अब तो 3% बोल दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं 15 लाख करोड़ का 3% कितना हो रहा है। मतलब बहुत ही बड़ा चंक मार्केट में डाइल्यूट होने वाला है। इससे कितना फ़ायदा होगा कंपनी को वो तो हम नहीं बता सकते, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसे इसके थ्रू मिलने वाले हैं। तो फिर यहाँ कंक्लूजन में बात करते हैं, ये जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है ये ज़ेरोधा से लिया गया है। तो ज़ेरोधा बता रहे हैं कि ये भी काफ़ी समय से जो इंश्योरेंस है वो सेल कर रहे हैं डिट्टो के फॉर्म में। डिट्टो एक साइट है उनकी, तो उनसे इनको एक एक्सपीरियंस गेन हुआ है कि इंश्योरेंस जो होती है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करती है, ये इमोशंस पे काम करती है। वो बताते हैं कि जब भी कोई एक पर्सन इंश्योरेंस खरीदता है ना, तो वो खरीदने के बाद उसको क्या मिलता है, उसको एक पीस ऑफ माइंड मिलता है। पीस ऑफ माइंड इन द सेंस कि फ्यूचर में कभी भी अगर मेरा हेल्थ सही नहीं होता है या फिर डेथ हो जाती है, एबनॉर्मल डेथ हो जाता है, तो मुझे पैसे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसको एक पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस का टर्म, है ना। लेकिन जब इंश्योरेंस का जो पीस ऑफ माइंड दे रहा है, लेकिन उसके साथ अगर हम एक और टर्म ऐड कर देते हैं कि फिक्स्ड रिटर्न आपको मिलने वाला है, तो ये चीज़ तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। एंड सेम चीज़ क्या कर रहा है LIC कर रहा है। एक इंश्योरेंस तो देता है कि डेथ कवर तो हमको मिलता ही मिलता है, एंड एक चीज़ और बोल देता है कि आपको फिक्स्ड रिटर्न भी मिलने वाला है। तो यही वो रीज़न है जिसकी वजह से आज के टाइम पे LIC जो है टॉप पर है, इंडियंस की वो फर्स्ट चॉइस बनी हुई है। एंड जब तक ये धारणा भारतीयों में है कि हमको इंश्योरेंस कवर भी मिल रहा है एंड साथ ही साथ एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी है, जब तक ये धारणा रहेगी LIC सुप्रीम रहने वाला है इस मार्केट में। लेकिन ये धारणा कब तक रहेगी हमको ये बात नहीं पता है। एंड दूसरी बात जो हम बात कर सकते हैं वो है लिबरलाइजेशन की। ठीक है, ये जितने भी पब्लिक सेक्टर्स की कंपनीज़ होती हैं ये तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती रहती हैं, लेकिन जैसे ही कोई लिबरलाइजेशन होता है, प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट एंट्री देती है किसी भी फील्ड में, तो इनका कहीं ना कहीं प्रॉफिट जो होता है वो नुकसान में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि अगर हम पुराने एग्जांपल्स देखें
तो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ये सब जो हैं, जब तक कि प्राइवेट प्लेयर्स नहीं आए थे सिविल एविएशन में, ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही प्राइवेट प्लेयर्स आए, इंडिगो आया, स्पाइस जेट आया एंड बाकी जो एयरलाइंस आए, उसके बाद कंटिन्यूसली इस पब्लिक सेक्टर एयरलाइंस में कंटिन्यूसली हमको गिरावट देखने को मिली थी। सिमिलरली अगर हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो जब तक कि प्राइवेट प्लेयर्स नहीं थे, BSNL हमेशा एकदम ताज पे था, मतलब टॉप पर था, हमेशा प्रॉफिट ले रहा था। लेकिन जैसे ही प्राइवेट प्लेयर्स आए, एयरटेल आया, रिलायंस आया, आइडिया आए एंड जितने भी ये सब टेलीकॉम प्राइवेट सेक्टर्स आए, उसके बाद कंटिन्यूसली BSNL ने अपना बुरा ही देखा है। आज के टाइम पे उसको अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने तक के पैसे नहीं। LIC की बात करें तो LIC के केस में थोड़ा सा गेम डिफरेंट हमको दिखता नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इस इंश्योरेंस में भी लिबरेशन कर दिया था 2000 में। 2000 में उसने प्राइवेट प्लेयर्स को बोला था कि आप भी एंट्री कर सकते हैं। एंड 2000 से लेकर आज के टाइम पर है ये दिन 2022 एंड 22 साल हो चुके हैं जब प्राइवेट प्लेयर्स हैं, बट स्टिल जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है LIC, वो इनसे बहुत अच्छा कॉम्पीट कर रही है एंड स्टिल नंबर 1 कंपनी बनी हुई है। बट जैसे जैसे डीलिस्टिंग होगा कंपनी का, जैसे जैसे शेयर्स डाइल्यूट होंगे, वी डोंट नो कि फ्यूचर में और ये कैसा परफॉर्म करेगी, कैसे शेयर होल्डर्स पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन आज के टाइम पे LIC इज़ द नंबर 1। LIC एंड इंश्योरेंस को हम इंश्योरेंस से नहीं जानते हैं बल्कि LIC के नाम से जानते हैं। इंडिया में इंश्योरेंस का मतलब होता है LIC। तो इतना बड़ा नाम है LIC, फ्यूचर में कब तक रहेगा वी नेवर नो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज फिन शॉर्ट्स। लेट्स मीट यू ऑन द नेक्स्ट संडे। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।